हम लोग लिमिट्स पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस लिख दिया है, इसको 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 0 बाय 0 फॉर्म, अगर ये फॉर्म आप इनकाउंटर करें तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, व्हाट आर द वर्किंग रूल्स। तो आपने देखा था वी गॉट 4 मेथड्स टू सॉल्व अ लिमिट ऑफ द फॉर्म 0 बाय 0 एंड दे आर, you can use factorization method, you can use rationalization method, you can use standard limits or else you can use series expansion। मैंने आपको एक लिस्ट पे दिया था जिसमें डिफरेंट फंक्शंस के सीरीज एक्सपेंशन गिवन थे, है ना, और उस पे एक क्वेश्चन भी किया था। आज के लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 7 4 माइनस अंडर रूट 9 प्लस एक्स होल अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, सबसे पहली चीज हम इस फंक्शन का फॉर्म चेक करेंगे व्हेन x अप्रोचेस 7। तो अगर आप x की वैल्यू 7 रख दें, फॉर्म चेक करने के लिए क्या करना होता है, x की वैल्यू यहां से पुट करते हैं लोग। तो x को 7 अगर रख दें तो 9 प्लस 7 16 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 के इक्वल हो जाएगा। सो इन न्यूमरेटर वी आर गेटिंग 4 minus 4 0। इन डिनोमिनेटर इफ आई पुट x as 7, 8 minus 7 will become 1, 8 minus 7 will become 1, square root of 1 is 1 and then again डिनोमिनेटर में भी आपको 0 मिलता है, 1 minus 1 0 के इक्वल होता है। यानी ये जो फॉर्म है ये डेफिनेटली 0 बाय 0 है। अब आप बताइए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना सही होगा। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज रैशनलाइजेशन मेथड बिकॉज यू कैन सी इस फंक्शन में कुछ इरेशनल टर्म्स इन्वॉल्व है। तो आपको देखिए यहाँ पे ऊपर वाले को भी रैशनलाइज करना होगा क्योंकि ऊपर भी न्यूमरेटर में भी आपके पास एक इरेशनल फंक्शन है और साथ ही साथ डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करना होगा। न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के लिए आप इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एंड डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए 1 प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको रिजल्ट क्या मिल जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 7। अगर इसको मैं इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई करूं तो रैशनलाइजेशन के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है न्यूमरेटर में वो a प्लस b इंटू a माइनस b टाइप मिल रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर दैट इज 16 माइनस b स्क्वायर दैट इज 9 प्लस x डिवाइडेड बाय, इसको जब आप रैशनलाइज करोगे और इसके प्लस वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वंस अगेन यू आर गेटिंग a प्लस b इंटू a माइनस b, इस टाइप के फैक्टर्स मिल रहे हैं डिनोमिनेटर में। तो इट बिकम्स a स्क्वायर दैट इज 1 माइनस b स्क्वायर दैट इज 8 माइनस x। अब देखो इसके पॉजिटिव वाले फैक्टर के साथ आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया था तो न्यूमरेटर में भी ये फैक्टर आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, है ना, डिवाइडेड बाय इसके पॉजिटिव के साथ आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया था तो डिनोमिनेटर में ये फैक्टर आपको दिखाई देगा प्लस वाला, है ना। तो इस तरीके से आपने इन दोनों टर्म्स को रैशनलाइज कर दिया है। देखिए आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये क्या बन जाता है, 16 माइनस 9 7 माइनस एक्स होल अपॉन ये बन जाता है माइनस 7 प्लस एक्स। क्लियर है, इन दो फैक्टर्स को आप एज इट इज लिख देंगे। देखो मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि ये जो दो फैक्टर्स है ना, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन 0 बाय 0 फॉर्म में था, यहाँ भी आपको 0 बाय 0 फॉर्म ही मिलेगा बिकॉज दे आर स्टिल 0। इफ यू पुट x as 7, ये भी 0 बनने वाला है, ये भी 0 बनने वाला है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू आपको 0 नहीं मिलेगी। यानी ये दो फैक्टर्स 0 बाय 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये मेरा कंसर्न होगा ही नहीं, मेरा टारगेट होगा कि मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं, मतलब इनको हम कैसे सिंप्लीफाई करें सो दैट ये फंक्शन 0 बाय 0 फॉर्म से बाहर आ जाए बिकॉज दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 0 बाय 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन ले लें या न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन ले लें तो फैक्टर्स कॉमन हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में मैं लिख देता हूं, ये आपको हर स्टेप में मेंशन करना है, अदरवाइज सब्जेक्टिव एग्जाम में आपका नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लिया तो ये x माइनस 7 हो जाएगा, ये फैक्टर एज इट इज
होल अपॉन दिस इज ऑलरेडी x माइनस 7, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने यहां पे, ऐसा कुछ मिल जाएगा। इन दो फैक्टर्स को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट x as 7 because now the function is out of the indeterminate form। अब ये 0/0 से बाहर आ चुका है, तो जब आप x को 7 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, और यहां पे जब आप x को 7 पुट करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, 4 + 4 8, यानी आपको रिजल्ट क्या मिल जाता है -2/4, दैट इज -12। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को राशनलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos³ x होल अपॉन x * sin 2x। तो सबसे पहला काम आप फॉर्म चेक कीजिए, तो फॉर्म आपको 0/0 मिलेगा, आप चेक करके देख लो। x की जगह 0 पुट करोगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही 0 को अप्रोच करेंगे, ठीक है। 0/0 फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पे आपके पास 4 मेथड्स हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सा मेथड आपको यूज करना होगा। अच्छा, एक और बात अगर मैं आपसे पूछूं, विच आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 0/0, तो इस केस में आप देख सकते हैं ऑल द फैक्टर्स 1 - cos³ x, ये भी 0 को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस फॉर्म में इसका भी कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज दिस फैक्टर इज मेकिंग न्यूमरेटर 0। डिनोमिनेटर में ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, यानी ऑल द फैक्टर्स involved in this expression are responsible for 0/0 form। तो देखिए यहां पे सबसे पहली चीज जो मैं कर सकता हूं, 1 - cos³ x को a³ - b³ के फॉर्मूले से, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले से हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? यू कैन राइट इट एज 1 - cos x into a - b into a² minus ab plus b square, a minus b into a square plus ab plus b square, because we have aq plus bq, तो प्लस ab का टर्म आएगा, है ना, इस वाले फैक्टर में। तो ये क्या बन जाएगा, a की जगह 1 है, b की जगह cos x है, तो 1 square is 1 plus a into b is cos x plus b square is cos square x, ठीक है। तो मैंने aq minus bq से 1 - cos³ x को फैक्टराइज कर दिया, डिवाइडेड बाय x into sin 2x। देखो मैं आपको बताऊं, फैक्टराइजेशन मेथड, यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड के लिए तो मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। रैशनलाइजेशन की भी बात नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं वी आर सीकिंग फॉर स्टैंडर्ड लिमिट्स, है ना, हम स्टैंडर्ड लिमिट की तरफ सोच रहे हैं। तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से स्टैंडर्ड लिमिट्स प्रेजेंट हैं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन्वॉल्वड, हम ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड लिमिट्स की बात करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वी गॉट 3 स्टैंडर्ड लिमिट्स, sin x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज 1, tan x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज आल्सो 1, 1 - cos x upon x स्क्वायर, ये भी एक लिमिट मैंने आपको ऐड कर दिया था स्टैंडर्ड लिमिट्स के लिस्ट में, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना फ्रीक्वेंट इसका इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर भी ये फैक्टर मुझे मिल चुका है, लाइक 1 - cos x तो मिल चुका है, अब डिनोमिनेटर में x स्क्वायर कैसे लाना है वो हम देख लें। मैंने आपको ये भी बोला था कि लिमिट्स इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट। आप अपने एक्सप्रेशन को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि आपका एक्सप्रेशन किसी न किसी स्टैंडर्ड लिमिट को रिजेंबल करने लगता है। तो यहां पे देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में अब मैं 1 - cos x को x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है और इसका रिजल्ट मुझे डायरेक्ट दिया है, ठीक है। तो आपने x स्क्वायर से डिवाइड किया है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दो। इस वाले फैक्टर को आप एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये फैक्टर कहीं से भी 0/0 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। दिस फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 0/0। अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 3 के इक्वल है, तो ये मेरा कंसर्न बिल्कुल नहीं होगा। इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाय x को आप छोड़ दो, sin 2x की अगर मैं बात करूं तो देखिए sin 2x को डिनोमिनेटर में क्या देना होगा, 2x देना होगा। मैंने आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको sin x by x मिले। x की जगह पे आपको x का कोई दूसरा फंक्शन भी दिखाई दे सकता है, जैसे यहाँ पे x की जगह 2x है
वो सेम फंक्शन आपको डिनोमिनेटर में भी चाहिए। और क्या चाहिए मुझे कि वो फंक्शन 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो यहां पे जब x 0 को अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली 2x भी 0 को अप्रोच करेगा। यानी यहां पे sin 2x का इसको अगर मैं 2x से डिवाइड कर दूं तो मैं कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि आपने अपनी मर्जी से डिवाइड किया है तो 2x से आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर बन जाएगा। और अब ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसी एक्सप्रेशन को, इनफैक्ट आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको पहले आपने ऐसे लिखा a³ माइनस b³ से फैक्टराइज करके न्यूमरेटर को, एंड देन इसको मैंने रीअरेंज किया, है ना, क्योंकि देखो मैंने पहले तय कर लिया है कि मैं स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज करने वाला हूं। 1 माइनस cos x के साथ डिनोमिनेटर में आई नीड x स्क्वायर, तो मैं अपने मर्जी से x स्क्वायर डिवाइड कर रहा हूं और बाद में मैंने उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। देन मैंने sin 2x को देखा, इसको डिनोमिनेटर में चाहिए था 2x, वो मैंने सप्लाई किया, प्रोवाइड किया डिवाइड करके, एंड देन 2x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, जो भी चेंजेस आप अपनी तरफ से लेकर आ रहे हैं उसको बाद में कंपनसेट भी करना होगा। एंड देन फाइनली यू कैन सी x स्क्वायर गेट कैंसिल आउट। अब आप देखिए कहीं ना कहीं जो भी फंक्शन 0/0 के लिए रिस्पॉन्सिबल था, या तो वो कैंसिल हो चुका है या वो किसी स्टैंडर्ड लिमिट में सेट हो चुका है, और दोनों केसेस में आपका काम बन जाता है। ठीक है, अब आप सिंपली लिमिट इवैल्यूएट करेंगे। लिमिट को आप इसके साथ दे दो, ये स्टेप हालांकि आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। लिमिट आप इस वाले फैक्टर के साथ भी दे सकते हैं। एज आई सेड, लिमिट प्लस माइनस प्रोडक्ट या रेशियो डिवीजन, लिमिट को आप आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x। यहाँ पे x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी 0 को ही अप्रोच करेगा, है ना, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। अब देखिए इसकी वैल्यू आप क्या लिख दोगे, हाफ, ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू 1, यानी आपको रिजल्ट क्या मिल जाता है 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू π/3 tan qx minus 3 tan x होल अपॉन cos x प्लस π/6। ठीक है, सबसे पहला काम आपको फॉर्म चेक करना है। अगर आप फॉर्म चेक करें तो x इक्वल्स π/3 पे tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, और √3 का अगर आप क्यूब करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 3√3। √3 का अगर आप क्यूब करें तो आपको मिलेगा 3√3। यहां पे जब x को π/3 रखोगे तो 3 tan x की वैल्यू भी 3√3 के इक्वल हो जाएगी। तो tan π/3 इज √3 और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी 3√3 बन गया और ये भी 3√3 ही था। तो डिफरेंस आपको न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसकी अगर मैं बात करूं, व्हेन आई पुट x as π/3, व्हेन आई पुट x as π/3 तो ये क्या बन जाने वाला है, cos π/3 प्लस π/6 यानी cos π/2। cos π/2 की वैल्यू भी 0 के इक्वल होती है। सो वंस अगेन वी हैव 0/0 फॉर्म। तो अब देखिए वापस से आपको 0/0 फॉर्म मिल चुका है। ठीक है, और आपके पास 4 मेथड्स है। देखो डेफिनेटली यहाँ पे फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फिलहाल तो नहीं दिख रहा। ठीक है, हो सकता है आगे चलते दिखे तो वहां पे हम बात कर लेंगे। रैशनलाइजेशन की भी हम बात नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव एनी इरैशनल फैक्टर्स प्रेजेंट इन दिस एक्सप्रेशन। तो बचता क्या है, स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड सीरीज एक्सपेंशन। तो मोस्टली हम स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में सोचते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपके पास 3 स्टैंडर्ड लिमिट्स है, वो तुरंत आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बिफोर अप्लाइंग स्टैंडर्ड लिमिट्स मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। और देखो ये सिंप्लीफिकेशन कहां से ट्रिगर होता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़े चैलेंजेस ज्यादा है ना, लेकिन जितने ज्यादा चैलेंजेस होंगे उतनी नई बातें आप सीखोगे। देखो सबसे पहला जो ट्रिगरिंग फैक्टर होना चाहिए tan क्यूब माइनस 3 tan x। क्या इस एक्सप्रेशन को देखकर कुछ ध्यान में आता है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर किसी फॉर्मूले में क्या ये फैक्टर आपने देखा था? डेफिनेटली यस। tan 3x को हम क्या लिखते हैं, tan क्यूब x 3 tan x माइनस tan क्यूब x।
होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, है ना, इस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पे वी हैव tan क्यूब x माइनस 3 tan x। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x डिवाइड कर करके, क्योंकि मैं इसको tan 3x के फॉर्म में लेके जाना चाहता हूँ। तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x की जगह पे जब तुम्हारे पास tan क्यूब x माइनस 3 tan x है, तो क्यों ना इसको हम डिवाइड कर ले 3 tan स्क्वायर x माइनस 1 से। दिस इज नथिंग बट, ये क्या बन जाएगा, दिस इज tan 3x। भाई ऊपर में 3 tan x माइनस tan क्यूब x की जगह tan क्यूब x माइनस 3 tan x है, तो नीचे में भी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x की जगह मैंने 3 tan स्क्वायर x माइनस 1 कर दिया। मतलब बेसिकली अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले और यहां से माइनस कॉमन ले तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट फार्मूला फॉर tan 3x। तो इसको आप tan 3x लिख सकते हैं। अब चूंकि ये फैक्टर आपने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, तो इसी फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया एंड देन होल डिवाइडेड बाय cos x plus pi by 6 and limit x tends to pi by 3। अब आप देखेंगे अगले स्टेप में मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लिमिट x tends to pi by 3, this becomes tan 3x into 3 tan square x minus 1 whole upon cos x plus pi by 6। देखिए स्टिल अगर आप फॉर्म चेक करेंगे ना तो इट इज स्टिल कमिंग आउट टू बी 0/0। ऐसा नहीं है कि 0/0 से बाहर आ गया, जस्ट ये सिंप्लीफिकेशन कर देने से ये 0/0 से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो। x को π/3 रखोगे ये tan पाई बन जाएगा और tan पाई 0 है, ये तो 0 था ही ऑलरेडी। हाँ बट ये 0 नहीं है ना, ये चेक जरूर करते रहना चाहिए हर स्टेप में और बहुत टाइम नहीं लगता है। जब आप फ्लो में होंगे तो आप तुरंत रियलाइज करेंगे कि x को π/3 रखते हैं तो tan स्क्वायर x की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 into 3 9 minus 1 is 8। यानी ये फैक्टर अब आगे से आपका कंसर्न नहीं होगा, इसको आप कैरी कीजिए बट इस पे हमारा कोई स्पेशल फोकस नहीं होगा, हम इन फैक्टर्स को फोकस करेंगे। अब देखो यहां पे कई बार क्या होता है कि बच्चे tan 3x है तो इसको 3x से डिवाइड कर देंगे ताकि वो स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सके tan x by x। ठीक है, x की जगह 3x है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, नीचे भी 3x है तो चल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और रिक्वायरमेंट होता है, 3x 0 को अप्रोच करना चाहिए, तभी आप उसको 1 लिख सकते हैं। ये गलती होती है, इस पे बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। sin x by x 1 के इक्वल नहीं होता है, sin x by x तभी 1 के इक्वल होगा when x approaches 0। मैंने आपको बताया भी था, अगर x π/2 को अप्रोच कर रहा है तब sin x by x को आप 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि इस स्टेप में अगर आप ऐसा करने जाते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। तो देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी स्टैंडर्ड लिमिट्स आपने सीखे हैं उसमें जो वेरिएबल है x वो 0 को अप्रोच कर रहा है और यहां पे जो x है वो π/3 को अप्रोच कर रहा है। तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम x को हटा देंगे, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। यही तो होता है सब्स्टिट्यूशन के अंदर, एक वेरिएबल जाएगा दूसरा वेरिएबल आएगा। लेकिन अब जो नया वेरिएबल आएगा हम ये कोशिश करेंगे कि वो नया वेरिएबल डेफिनेटली 0 को अप्रोच करता हो, है ना, क्योंकि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा होता तो स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज करने में आसानी होती है। ठीक है, ये भी एक पॉसिबल अप्रोच हो सकता है ना, हर बार ऐसा करेंगे जरूरी नहीं, लेकिन इस केस में ऐसा करना होगा। और देखिए जो सब्स्टिट्यूशन मैं करने जा रहा हूं वो ये होगा, मैं x माइनस π/3 को क्या ले लूंगा, थीटा ले लूंगा। इसका क्या रीजन है, x π/3 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस π/3 जिसको आपने थीटा लिया, ये थीटा किसको अप्रोच करेगा, डेफिनेटली 0 को अप्रोच करेगा। अब देख लो अगर मैं x को π/3 रख दूं तो ये क्या बन जाने वाला है, 0 बन जाने वाला है, यानी थीटा 0 के इक्वल हो गया। अब चूंकि x π/3 के इक्वल नहीं है, π/3 को अप्रोच कर रहा है तो थीटा भी 0 को अप्रोच करेगा। इसको इनफैक्ट आप ऐसे भी देख सकते हैं, x की जगह पे आपने π/3 प्लस थीटा पुट कर दिया, तो अब ये जो नया लिमिट आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा दिखाई देगा, थीटा के टर्म्स में, थीटा टेंड्स टू 0। यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, tan 3 into x की जगह पे वी कैन राइट π/3 प्लस थीटा। यहां पर भी आप लिख सकते हैं, देखो वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो इसकी वैल्यू आप डाल करके हटा भी सकते हो, लेकिन मैंने ही आपको मना किया है
कि बीच में ऐसा लिमिट नहीं लगाना है, बट देखो ये कंपल्सन नहीं है। यहां पे तो यही प्रेफरेबल होता है कि आप इसको पुट कर दीजिए। होता क्या है कि ये आप हर जगह अगर यूज करने लगोगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आपने इस तरीके से कोई पार्शियल लिमिट लगाया ऐसे किसी फैक्टर में जो इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहीं से भी ये फैक्टर इंडिटरमिनेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता है ना। तो चलो इस केस में मैं पार्शियल लिमिट लगा लेता हूं। मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि मैं इस पे पार्शियल लिमिट क्यों लगा रहा हूं, मतलब बाकी फंक्शन अभी सॉल्व नहीं हुए, उनकी लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिली, लेकिन मैं इस पे लिमिट लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि वो फैक्टर 0/0 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ध्यान रखना, इस तरह का कभी भी पार्शियल लिमिट आप नहीं लगा सकते इफ एनी पर्टिकुलर फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहां पे ये टर्म बल्कि ना हो, इसके लिए मैंने इसकी वैल्यू यहां पर ही रख दी, इट इज गोइंग टू बी 8। इसको आप लिमिट के बाहर भी ले सकते हैं, अगले स्टेप में हम ऐसा कर देंगे। होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, x की जगह रखोगे π/3 प्लस थीटा, ऑलरेडी π/6 एडेड है, तो ये बन जाएगा π/2 प्लस थीटा। ठीक है, एंड नाउ सी थीटा इज अप्रोचिंग व्हाट 0, है ना। इसके लिए ही मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया। इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल, हर केस में ऐसा होगा मैं ये नहीं बोलता, लेकिन इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है एंड वहां पे अगर वेरिएबल 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये आपके लिए बेटर होगा। ओके, वो आपने यहां पे कर लिया है। अब देखिए अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करें, थोड़ा कैलकुलेशन फॉलो कीजिएगा, तो ये बन जाएगा tan पाई प्लस 3 थीटा, ये बन जाएगा tan पाई प्लस 3 थीटा, एंड tan पाई प्लस 3 थीटा इज नथिंग बट tan 3 थीटा। 8 को अपन बाहर ले लेते हैं, पाई प्लस 3 थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये क्या बन जाएगा tan 3 थीटा विद अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। होल डिवाइडेड बाय cos π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और यहां पे जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स, अगर आप भूल गए तो याद रखिएगा, इस प्लेस पे जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखे, यानी π/2 या 90 के ऑड मल्टीपल्स दिखे, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पे है वो अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर जाता है। साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, टैन कॉट बन जाता है, कॉट टैन बन जाता है, सेक कोसेक बन जाता है, कोसेक सेक बन जाता है। कब? जब इस प्लेस पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता, 90 के ऑड मल्टीपल्स या π/2 के ऑड मल्टीपल्स। वही देखो इस केस में आपने टैन को टैन ही रखा, क्यों? क्योंकि यहां पे आपको जो एंगल मिल रहा था 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट इज पाई, एंड पाई इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पाई के कोई भी मल्टीपल्स या 180 का कोई भी मल्टीपल। उस केस में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम चेंज नहीं करते, टैन है तो टैन ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, तो इसलिए यहां पे मैंने चेंज नहीं किया। दो ही चीज को देखना होता है, चेंज करे या ना करे, दिस इज कंसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल। और दूसरा आपको देखना होता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है और उसके बेसिस पे आप साइन डिसाइड करते हैं। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है और एंगल जिस भी क्वाड्रेंट में है उसके बेसिस पे आप साइन डिसाइड करते हो कि भाई इस क्वाड्रेंट में इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की साइन क्या होगी। तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इसको आप क्या लिख दोगे, माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहां पे आसानी से अब आप इसको स्टैंडर्ड लिमिट में सेम फंक्शन को देखो तुम कहां लेके आए, tan 3 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, तो tan 3 थीटा को अब आप 3 थीटा दे दो। देखो ये काम यहां पे करना ठीक है, लेकिन यहां पे आप नहीं कर सकते थे। tan 3x/3x अगर आप करते तो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि 3x 0 को अप्रोच नहीं कर रहा था, 3x पाई को अप्रोच कर रहा था, तब आप वो स्टैंडर्ड लिमिट यूज ही नहीं कर सकते। इस बार थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है तो 3 थीटा भी 0 को अप्रोच करेगा। होल डिवाइडेड बाय माइनस साइन भी मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, यहां पे आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा। अब देखो तुमने एक्स्ट्रा क्या किया है, 3 थीटा से डिवाइड किया, इसको थीटा से डिवाइड किया, ठीक है। यानी ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा सिंपली, क्योंकि थीटा तो न्यूमरेटर को भी दिया है तुमने, डिनोमिनेटर को भी दिया है, तो ये इफेक्ट तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 3 है
tan 3 थीटा के नीचे। इसको कंपनसेट करने के लिए मैंने सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ 3 थीटा डिवाइड किया तो 3 थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ थीटा डिवाइड किया तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेफिनेटली थीटा थीटा तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट बन जाता है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, tan 3 थीटा अपॉन 3 थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 सो 3 थीटा आल्सो टेंड्स टू 0, तो ये 1 बन जाएगा और इसकी वैल्यू भी आपको 1 के इक्वल मिलेगी। यानी ऑल टुगेदर जो आपका आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी -24। ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, 3 यहाँ पे ऑलरेडी है और बाहर -8 है, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा -24। तो इस क्वेश्चन में कुछ नई बातें थी जो आपको समझना चाहिए। पहला तो ये जो मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, इस फैक्टर से मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि tan क्यूब x माइनस 3 tan x ये कहीं ना कहीं tan 3x के फॉर्मूला में अवेलेबल है। द ओनली थिंग विच इज मिसिंग इज डिनोमिनेटर वाला फैक्टर, तो वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, थोड़ा साइन का भी ध्यान रखा मैंने, क्योंकि tan 3x के फॉर्मूले में मुझे 3 tan x माइनस tan क्यूब x मिलता है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, जबकि यहाँ पे अवेलेबल क्या था, नेगेटिव ऑफ दैट न्यूमरेटर के अंदर tan क्यूब x माइनस 3 tan x, तो डिनोमिनेटर में भी मैंने 3 tan स्क्वायर x माइनस 1 दिया और उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अंदर मैंने लिमिट ऑलरेडी लगा दिया है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इन दो फैक्टर्स को, इन दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे x पाई बाई 3 को अप्रोच कर रहा है और तब 3x पाई को अप्रोच कर रहा है, एंड वी प्रेफर, हम प्रेफर ये करते हैं कि जो भी मेरे स्टैंडर्ड लिमिट्स है उसमें वेरिएबल 0 को अप्रोच करना चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। x माइनस पाई बाई 3 को थीटा लिया, अब आप देखेंगे x अगर पाई बाई 3 को अप्रोच करेगा तो थीटा डेफिनेटली 0 को अप्रोच करेगा। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये आपको रिजल्ट मिलता है। इसको यूजिंग अलाइड एंगल आप ऐसा लिख सकते हैं, उसके बाद ये आसानी से स्टैंडर्ड लिमिट्स में सेट किए जा सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड योर रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी -24। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन x माइनस 1। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि ये किस इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिजेंबल कर रहा है। ये फंक्शन किस इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिजेंबल कर रहा है व्हेन x इज अप्रोचिंग 1। तो आप एक बार x को 1 डाल करके देखिए, ये 7 प्लस 1 8 बन जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 बन जाएगा, माइनस ये 3 प्लस 1 4 बन जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट इट इज वंस अगेन 2। सो 2 माइनस 2 इन न्यूमरेटर वी आर गोइंग टू गेट 0 एंड इन डिनोमिनेटर आप आसानी से देख सकते हैं जब x 1 के इक्वल होगा तो x माइनस 1 0 होगा। यानी ऑल टुगेदर ये फंक्शन जो फॉर्म दे रहा है आपको, वो क्या दे रहा है, 0/0, है ना, एंड इट इज वन ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म। अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको नहीं मिल रहा है तो मैंने आपको बताया है कि वैसे केसेस में आप x को सिंपली सब्स्टिट्यूट करते फंक्शन के अंदर और आपको लिमिटिंग वैल्यू मिल जाती है। लेकिन इफ इट इज कमिंग आउट टू बी एनी ऑफ द, if it is coming out and it is resembling any of the indeterminate form, then in that case you have to simplify the limit, you have to evaluate the limit। और 0/0 के लिए मैंने आपको 4 मेथड्स बताए हैं। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज करने जा रहे हैं। देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो अप्रोच से, मतलब जो 4 मेथड्स हैं उसमें से किसी 2 अप्रोच से आप लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों से रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। बट यहाँ पे आई एम प्रेफरिंग स्टैंडर्ड लिमिट। अब स्टैंडर्ड लिमिट्स के लिए भी आपके पास कई सारे ऑप्शन है, तो उसमें कौन सा वाला पिक करें ये भी आपका कॉल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मुझे पावर फंक्शन दिखाई दे रहा है और मुझे पावर फंक्शन के लिए ये एक लिमिट याद आ रहा है। ये जो स्टैंडर्ड लिमिट है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n होल अपॉन x माइनस a, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, n a टू द पावर n माइनस 1। ध्यान रहे x a को अप्रोच करना चाहिए, तभी आप ये बात कह सकते हैं। इनफैक्ट मैंने इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म भी आपको बताया। अगर मान लीजिए आपने x को x के किसी फंक्शन से रिप्लेस कर दिया, मतलब नाउ आई हैव fx पावर n माइनस a पावर n होल अपॉन fx माइनस a एंड
यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो fx है ये डेफिनेटली a को अप्रोच करना चाहिए। तो इस केस में भी आपका लिमिट चेंज नहीं करता, इट इज गोइंग टू बी सेम। तो यहाँ पे पावर फंक्शन को देख करके मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस स्टैंडर्ड लिमिट। लेकिन देखिए एग्जैक्ट इस फॉर्म में ये फंक्शन अरेंज करके नहीं दिया हुआ है, ये काम आपको खुद से करना होगा। तो देखिए मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं, कैसे इसको अरेंज करेंगे सो दैट इट स्टार्ट्स रिजेंबलिंग दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लिमिट। देखिए सबसे पहला टर्म जो मुझे लिख रहा है दैट इज 7 + x³ होल टू द पावर 1/3, मतलब fx पावर n तो मुझे दिखाई दे रहा है, x नहीं है, x की जगह पे वी हैव 7 + x³, दैट इज फाइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन fx पावर n के साथ साथ -a पावर n ये भी होना चाहिए और डिवाइडेड बाय fx - a ये भी होना चाहिए। अब ये सारी चीजें यहाँ पे मिसिंग है, तो चलिए इसको हम खुद से क्रिएट करते हैं। ए क्या होगा ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए ये किस चीज को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा वही ए की वैल्यू होनी चाहिए, है ना? तभी आप इस लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो x जब 1 को अप्रोच करेगा तो 7 + x³ 8 को अप्रोच करेगा। इफ x is approaching 1, 7 + x³ must be approaching 8, यानी a की वैल्यू 8 होने वाली है और n की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी मालूम है इज 1/3। तो इस तरीके से आपने लिख दिया। अब फिर डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए होगा? डिनोमिनेटर में चाहिए होगा इन दोनों का डिफरेंस। तो चलिए फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं 7 + x³ - 8 एंड सी दिस इज नथिंग बट ये क्या किया आपने x³ - 1 से डिवाइड कर दिया। दिस इज नथिंग बट x³ - 1। या एक काम करते हैं, फिलहाल इसको रहने दीजिए, पहले हम न्यूमरेटर को प्रॉपर फॉर्म में लेके आ जाते हैं, ठीक है? तो ये कंप्लीट हो गया माइनस, अब इसकी बात करें, ये क्या है आपके पास 3 + x² का पावर 1/2, अगेन -a पावर n, ये वाला टर्म मिसिंग है। a की वैल्यू इस केस में क्या होने वाली है? सो व्हेन x अप्रोचेस 1, 3 + x² इट इज अप्रोचिंग 4, यानी यहां पे आपको 4 टू द पावर 1/2 इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना? -a पावर n का टर्म चाहिए था, a आपने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि आपको चाहिए कि फंक्शन a को अप्रोच करे। x टेंड्स टू 1 पे ये जो फंक्शन है ये 4 को अप्रोच कर रहा है, तो 4 ही आपका a का वैल्यू होने वाला है और n तो आपको पता है इट इज हाफ, तो आपने कहीं ना कहीं 4 टू द पावर हाफ ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने बोला आपको पहले हम न्यूमरेटर फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर टर्म से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है? अब देखिए आपने ऑल टुगेदर क्या किया है, आप हमेशा इफेक्ट को चेक कीजिए। यहाँ पे आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर भी आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया, बट अगर ऑल टुगेदर इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ जो 2 सब्ट्रैक्ट किया है आपने, बाहर भी एक माइनस है, यानी टेक्निकली आपने 2 ऐड किया है, इस एक्सप्रेशन में आपने 2 ऐड किया है और यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट किया है, यानी ऑल टुगेदर आपने कोई चेंज क्रिएट नहीं किया। 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट किया तो इट इज इक्विवेलेंट टू नो चेंज, मतलब इसी एक्सप्रेशन को आपने एक अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब जैसा मैं बात कर रहा था डिनोमिनेटर की, उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे, है ना? क्योंकि अब ये प्रॉपर इस फॉर्म में नहीं आया, अभी तो मैंने सिर्फ न्यूमरेटर को क्रिएट किया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं, अभी बताओ इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना होगा? इसके डिनोमिनेटर में आपको चाहिए होगा this minus this fx minus a which is turning out to be x³ - 1। लेकिन चलिए मैं यहाँ पे इसी फॉर्म में लिख दे रहा हूँ 7 + x³ - 8, बट ये बेसिकली क्या है x³ - 1। तो जब आपने इससे डिवाइड किया तो इसी टर्म से मल्टीप्लाई भी करना होगा, है ना? सो दैट ये कंपनसेट हो जाए। इसका जो इफेक्ट था आपने डिवाइड किया और सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी टेक्निकली यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 1 एंड दैट इज क्वाइट ओके। सेम यही काम आपको इसके लिए भी करना है। इसको किस चीज से डिवाइड करना होगा? यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे fx - a, यानी आप डिवाइड करोगे दिस इज fx - a, इससे डिवाइड करोगे। अब ये क्या है? ये बेसिकली है x² - 1,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है, टू कंपनसेट, ओके, होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। थोड़ा बल्कि हो गया है, लेकिन देखिए अब आपका काम भी हो चुका है, ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड लिमिट में आ चुका है। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर डाल दूं, ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड लिमिट में आ चुका है, ये भी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड लिमिट में आ चुका है। लेकिन देखिए अभी ये दो टर्म्स भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि x टेंड्स टू 1 पे ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको 0/0 फॉर्म से बाहर आना है या किसी स्टैंडर्ड लिमिट पे इनको सेट कर देना है। तो देखिए मैं x माइनस 1 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये क्या हो जाएगा, या मैं इसी स्टेप में दिखा दूं, x³ माइनस 1 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहां पर भी आ जाएगा x माइनस 1, सॉरी x³ माइनस 1 को नहीं, x माइनस 1 जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहां पर भी x माइनस 1 आ जाएगा और यहां पर भी x माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए ये भी एक नया स्टैंडर्ड लिमिट बन गया आपको, x पावर n माइनस a पावर n की वैल्यू 3 है, 1 को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 का क्यूब, है ना। अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, जो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 था उसको मैंने दोनों टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, और अब मैं इसको भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्म में देख सकता हूं। यहां पर भी x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऐसे लिख दे तो इट इज रिजेंबलिंग दिस x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, here n is 2 and a is 1। यानी अब आपको सिंपली क्या करना है, 1/1 लिमिट अप्लाई करना है। इसके अंदर जब लिमिट अप्लाई करोगे तो इसके लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 दैट इज n into a to the power n minus 1, n minus 1 करोगे तो it becomes minus 2/3। कैलकुलेशन का पार्ट मैं हमेशा चाहूंगा कि आप लोग अपनी तरफ से करें। n की वैल्यू अगर 1/3 है तो n minus 1 की वैल्यू minus 2/3 हो जाएगी, इनटू इस केस में अगर देखा जाए तो ये सिंपली 3 हो जाएगा। देखो मैं ये भी बोलता हूं कि अगर a की वैल्यू 1 है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आप सीधा क्या याद रख रहे हैं, है ना, क्योंकि a अगर 1 है तो 1 के पावर में कुछ भी होगा रिजल्ट तो 1 ही मिलेगा, और यहाँ पे ऐसा ही है, a की वैल्यू 1 है तो सीधा अपना रिजल्ट क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे लिमिट 3 आ जाएगा, माइनस इस केस में जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, और ये बिल्कुल हम कर सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमने सीखा है ये बात। तो इसके अंदर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n a to the power n minus 1, n minus 1 will become minus r into इस केस में लिमिटिंग वैल्यू 2 आ जाने वाली है, दैट इज सिंपली n, है ना। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, 1/3, दिस इज 1/4। पहले मैंने क्यूब रूट लिया, फिर स्क्वायर किया एंड देन रेसिप्रोकेट भी कर दिया क्योंकि माइनस है, a to the power minus 2/3। इसको सबसे पहले आप लिख सकते हैं 1/8 to the power 2/3। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, इट इज 1/8 का क्यूब रूट एंड देन स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, तो इट सिंपली बिकम्स 1/4 इनटू 3 माइनस हाफ इनटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 2। पहले स्क्वायर रूट लिया और रेसिप्रोकेट कर दिया, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा एंड देन रेसिप्रोकेट किया तो 1/2 हो जाएगा इनटू 2। तो ये 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 कैंसिल, वी आर गेटिंग 1/4 माइनस 1/2 व्हिच इज माइनस 1/4। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप इस लिमिट को इवैल्यूएट कर सकते हैं, है ना। तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने फॉर्म आइडेंटिफाई किया एंड फॉर्म इज कमिंग आउट टू बी 0/0। 0/0 फॉर्म के लिए हमारे पास 4 अप्रोचेस है ना, उसमें से मैंने पिक किया स्टैंडर्ड लिमिट। अब स्टैंडर्ड लिमिट को भी आप स्मार्टली सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड लिमिट आपको यूज करना है। तो मैंने आपको बोला है कि इस स्टैंडर्ड लिमिट को हम टारगेट कर सकते हैं बिकॉज मुझे पावर फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली x की जगह पे वी हैव अ डिफरेंट फंक्शन ऑफ x, बट मैंने आपको बताया था जितने भी स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं उनको हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। आप ये एक्सपेक्ट करो कि x की जगह पे x का कोई दूसरा फंक्शन भी मिल सकता है, बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ x a को अप्रोच कर रहा था तो fx भी a को अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं मैंने वही काम किया, थोड़ा अरेंज किया, कुछ टर्म्स मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किए अपनी तरफ से,
मल्टीप्लाई डिवाइड किए, और इसका सिंपल रीजन ये था कि मुझे इस फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लेके आना था। ठीक है, वो काम मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद x माइनस 1 को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ और यहाँ। उसके बाद ये सब के सब किसी ना किसी स्टैंडर्ड लिमिट में आ चुके हैं। देखो होता क्या है कि जो फैक्टर्स 0/0 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या तो वो कैंसिल आउट हो जाए, कोई कॉमन फैक्टर निकल के आया और उनको कैंसिल कर दें। ठीक है, जो फैक्टराइजेशन मेथड में हम बेसिकली करते हैं, जो भी फैक्टर्स 0/0 के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम कहीं ना कहीं कैंसिल कर देते हैं, और फिर आपका फंक्शन 0/0 से बाहर आ जाता है। स्टैंडर्ड लिमिट में हम क्या करते हैं, जो भी फैक्टर 0/0 के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको मैंने किसी ना किसी स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्म में सेट कर दिया है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हुआ है, एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा जो अगला फॉर्म होगा दैट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो अब ये देखना है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी फंक्शन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को रिजेंबल कर रहा है तो उस केस में लिमिट को कैसे इवैल्यूएट करना है। तो ये कंपैरेटिवली सिंपल है। इसके लिए जो वर्किंग रूल है, क्या करना है आपको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट डिग्री टर्म। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को आप हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करते हैं। लेकिन देखो बाद में मैंने एक और चीज लिखा, ग्रेटेस्ट टर्म। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो आप हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करेंगे या ग्रेटेस्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। इसको देखो इस तरीके से लिखने का रीजन क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए डिग्री की बात आप तभी कर पाएंगे जब आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि है ना, इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर में हम लोग सॉल्व भी करेंगे। जैसे इस केस में आप बता सकते हैं कि न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, दैट इज x²। डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, दैट इज वंस अगेन x²। क्योंकि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मान लो कोई दूसरे टाइप का एक्सप्रेशन है ना, जहां अलजेब्रा इन्वॉल्व ही नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या कोई दूसरे टाइप का फंक्शन है, तो उस केस में आप हाईएस्ट डिग्री टर्म नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो वैसे केसेस में आपको क्या करना होगा, जो सबसे बड़ा टर्म होगा, जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा, उससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दिखाई दे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबसे बड़े टर्म के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी x² माइनस 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 7x प्लस 5। देखिए सबसे पहली चीज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम फॉर्म आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा फॉर्म रिजेंबल कर रहा है। तो देखिए आप x को इन्फिनिटी पुट करोगे, और मैंने आपको पहले भी बोला है कि इन्फिनिटी को आप ऐसा ट्रीट करो कि इन्फिनिटी इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, एक बहुत ही बड़ा नंबर आप x की जगह रखने जा रहे हैं। तो न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटी मिलेगा, यानी आपको यहां पे इन्फिनिटी मिलेगी। माइनस 3 इंटू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी होगा, एंड देन प्लस 2। तो ये आप बता सकते हैं कि ये किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सवाल यहीं पे आ जाता है कि सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो आपने इंडिटरमिनेट बताया, तो ये तो सवाल के अंदर एक नया सवाल आ गया। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सॉल्व करने का तरीका तो हमने सीखा ही नहीं अभी तक। 0/0 पे बात की, अब हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे बात करते हैं। लेकिन देखिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होने के बावजूद भी आप इस केस में आंसरेबल है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन यहां पे ये जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है इसके लिए आप आंसरेबल हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, इस बात को समझिए। देखिए ये दोनों टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इफ x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, जरा ध्यान से समझिएगा, x का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होगा एंड 3 टाइम्स x वो भी इन्फिनिटी होगा, है ना। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये दोनों इन्फिनिटी सेम नहीं होंगे। हालांकि आपने x की जगह पे जो इन्फिनिटी रखा है वो सेम है, यहां पर भी वो सेम नंबर रखा आपने, एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा मान के चलिए, और वही बहुत बड़ा नंबर आपने यहां पे भी x की जगह पे रखा है। आपने दोनों जगह सेम इन्फिनिटी रखा है, लेकिन यहां पे इन्फिनिटी का स्क्वायर हुआ, मतलब वो इन्फिनिटी अपने साथ मल्टीप्लाई हुआ,
infinity into infinity becomes infinity again, that is fine. और यहां पे क्या हो रहा है, infinity एक बड़ा नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वापस एक infinity देगा, एक बड़ा नंबर देगा। लेकिन मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि इसको अगर मैं infinity 1 बोलूं और इसको मैं infinity 2 बोलूं, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि infinity 1 infinity 2 से बहुत ही बड़ा होगा। क्योंकि आप देखिए ना इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, दोनों इंफिनिटी है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन इस इंफिनिटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आपने x की वैल्यू इंफिनिटी रखी, उसका स्क्वायर किया टू गेट दिस। इंफिनिटी का स्क्वायर इज इंफिनिटी, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि दिस इंफिनिटी एंड दिस इंफिनिटीज आर नॉट सेम, these two infinities are different. I can clearly say if this is infinity 1 and this is infinity 2, I can say that infinity 2 is very much greater than infinity 1. Infinity 2 infinity 1 से काफी बड़ा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो infinity मिला और ये टर्म जो infinity बना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा that is once again going to be infinite, क्योंकि infinity 1 infinity 2 के मुकाबले बहुत ही बड़ा नंबर होने वाला है। यानी ये डिफरेंस आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा एंड देन +2 विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो न्यूमरेटर आपका क्या अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। डिनोमिनेटर की बात करें तो देखिए ये इंफिनिटी बनेगा जब x को आप इंफिनिटी रखेंगे, ये भी इंफिनिटी बनेगा, बट दिस टाइम वी हैव प्लस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी और इंफिनिटी का सम तो वापस इंफिनिटी ही बनने वाला है एंड देन वी हैव +5, इससे भी खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो स्टिल मैं आपको बताऊं, ये इंफिनिटी और ये इंफिनिटी सेम होगा ऐसा बिल्कुल नहीं, दोनों इनफिनाइट होंगे, ये अलग चीज है। क्योंकि आपने यहां पे क्या किया, इंफिनिटी का स्क्वायर किया और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो वापस एक बहुत बड़ा नंबर ही मिलेगा जिसको आप इंफिनिटी बोल सकते हैं। यहां पे आपने क्या किया, उस इंफिनिटी को सीधा 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वापस आपको इंफिनिटी मिलेगा। लेकिन ये इंफिनिटी और ये इंफिनिटी डिफरेंट है, तो इसको मैं इंफिनिटी 3 रेफर कर रहा हूं, इसको मैं इंफिनिटी 4 रेफर कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे सम है तो मुद्दा ही नहीं। लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए, अगर मैं पूछ दूं कि इंफिनिटी 3 और इंफिनिटी 4 में कौन बड़ा है, तो आपका क्लियर आंसर होना चाहिए कि सर इंफिनिटी 3 इंफिनिटी 4 के मुकाबले बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x स्क्वायर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 3x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 3x स्क्वायर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 7x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये सारे इंफिनिटीज अलग अलग हैं, दे आर नॉट सेम, है ना। और कई बार हमने कंपेयर भी किया इन दोनों को, दो इंफिनिटीज हैं उनको हम कंपेयर कर रहे हैं कि सर ये वाला इंफिनिटी इस वाला इंफिनिटी से बहुत बड़ा है, ये वाला इंफिनिटी ये वाला इंफिनिटी से बहुत बड़ा है। तो सम के केस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंस के केस में ये जो एनालिसिस है ये आपको हेल्प करता है कि सर ये डिफरेंस इंफिनिटी होगा एंड इंफिनिटी +2 इज अगेन इंफिनिटी। सो आई होप आई एम क्लियर। स्टिल अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो आप नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन में आप मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है। तो मुझे फॉर्म मिल चुका है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अब बात आती है कि इसको कैसे डील करना है। तो हमारे पास वर्किंग रूल है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड किया जाए, और हाईएस्ट डिग्री टर्म इस केस में इट इज नथिंग बट x स्क्वायर। तो अगर मैं x स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूं तो आई एम गोइंग टू गेट, ये 1 बन जाएगा -3/x +2/x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे आपको मिल जाएगा x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 3 बन जाएगा, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 7/x बन जाएगा, और इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 5/x स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए आपका काम हो चुका है। जस्ट बाय डूइंग दिस, हाईएस्ट डिग्री टर्म से मात्र डिवाइड कर देने से अब आप अगर देखें तो आपका फंक्शन, ये जो एक्सप्रेशन था, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर आ चुका है। नाउ व्हेन यू अप्लाई द लिमिट, अब x को इंफिनिटी डालो, ये 0, 3/infinity विल बिकम 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, यानी आपको रिजल्ट सिंपली क्या मिल जाएगा 1/3। तो इस तरीके से आप इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2e power x minus 1 upon 3e power x plus 2। तो चलिए सबसे पहले
हम फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो व्हेन x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, e पावर x किस चीज को अप्रोच करेगा? e पावर x विल आल्सो अप्रोच इंफिनिटी, क्योंकि e पावर इंफिनिटी तो और बड़ा इंफिनिटी हो जाएगा। देखो यहां पर भी ये चीज मैं बताता हूं, x को आपने इंफिनिटी रखा तो e पावर इंफिनिटी वापस इंफिनिटी बनेगा, लेकिन अब जो इंफिनिटी बनेगा वो इस इंफिनिटी के मुकाबले बहुत बड़ा होगा। भाई एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालिए तुमने, ठीक है? इस इंफिनिटी के मुकाबले अब जो इंफिनिटी आपको मिलेगा e पावर इंफिनिटी के बाद वो इसके मुकाबले बहुत बड़ा होने वाला है। बट एनीवेज यहाँ पे आपको बस फॉर्म चेक करना है। ये इंफिनिटी बन रहा है -1, इंफिनिटी रह जाएगा। ये इंफिनिटी बन रहा है +2, इंफिनिटी रह जाएगा। यानी फॉर्म जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अब देखो इस केस में हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करने का कोई पॉइंट नहीं है। जो चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। और इस एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा टर्म कौन सा दिख रहा है? डेफिनेटली इट इज e पावर x। e पावर x की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो e पावर x से अगर मैं डिवाइड कर दूं, देखो ये क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। तो ये 2 बन जाएगा -1 अपॉन e पावर x अपॉन ये 3 बन जाएगा +2 अपॉन e पावर x, ऐसा कुछ नहीं जाएगा। अब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अब आप लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जस्ट सिंगल स्टेप में आपको रिजल्ट मिल रहा है और आपने कुछ नहीं किया है, इस एक्सप्रेशन को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो व्हेन x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, ये 0 बन जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी विल बी 0, और ये भी 0 बन जाएगा, है ना? इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है। तो 2 - 0 अपॉन 3 + 0, it simply becomes 2/3। 2 - 0 अपॉन 3 + 0, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 2/3। इस तरीके से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैं कंक्लूजन आपको बता दूं, जो आपको आगे चलकर क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगा। इसे क्या होता है, ऐसा लिख लीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, x टेंड्स टू इंफिनिटी fx अपॉन gx, where fx and gx, where fx and gx are two polynomial functions। ये दोनों क्या है? they are polynomial functions, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपना रिजल्ट डायरेक्ट दे सकते हैं, यहाँ पे आप अपना रिजल्ट डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए 3 कैटेगरी मैंने बना दी। पहली कैटेगरी क्या आती है कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री दोनों पॉलिनोमियल है तो डेफिनेटली इनका कुछ तो डिग्री होगा, है ना? fx एंड gx बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अगर इसकी डिग्री, fx की डिग्री gx की डिग्री से, ये कैपिटल D stands for degree, so if degree of fx is greater than degree of gx, then in this case limiting value, इसकी वैल्यू अगर मैं l के इक्वल मान लूं तो l की वैल्यू यू कैन सिंपली से इट इज इनफिनिटी। यानी अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होगी डिनोमिनेटर से तो लिमिटिंग वैल्यू सीधा क्या मिल जाएगा आपको? इनफिनिटी मिल जाएगा, ठीक है? वहीं अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होगी, इस बार डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है, मतलब ये क्यूबिक और ये क्वाड्रेटिक, ये डिग्री 3 है और ये डिग्री 2 है। तो ऐसे केसेस में लिमिटिंग वैल्यू आप न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं? l = 0। और तीसरा केस, अगर दोनों की डिग्री इक्वल हुई, अब देखिए अगर दोनों की डिग्री सेम होगी, और अगर दोनों की डिग्री सेम होगी यानी fx और gx की डिग्री अगर इक्वल है, तो उस केस में जो आपको लिमिटिंग वैल्यू मिलने वाला है दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ fx, यानी fx के हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट आपको लेना है होल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ
gx। यानी आपको सिंपली क्या करना होगा, fx की जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोएफिशिएंट आपको लेना होगा, gx की जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोएफिशिएंट लेना होगा, और उसका रेशियो ही आपका आंसर होने वाला है, यानी लिमिटिंग वैल्यू होने वाला है। इनफैक्ट आप इस केस में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपके पास दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस थे, उनका रेशियो था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म भी मिल रहा था आपको। तो आपने क्या देखा, जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है उसको आप इस तरीके से भी देख सकते थे। एंड सी मोरओवर इन दोनों की डिग्री भी सेम है, यानी ये थर्ड कैटेगरी में लाई करता है, इन दोनों की डिग्री भी सेम है, ऊपर वाले की भी डिग्री 2 है, नीचे वाले की भी डिग्री 2 है। तो अगर दोनों की डिग्री सेम है तो रिजल्ट क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट्स का रेशियो। तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज द हाईएस्ट डिग्री टर्म इज 1 एंड डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 3। तो रेशियो आपको क्या मिल जाएगा, 1/3, वही आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, इसको आप नोट कर लें। जब भी किसी दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस का रेशियो है और लिमिट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में दिख रहा है आपको, है ना, बिकॉज x टेंड्स टू इन्फिनिटी इज गिवन, तो आप अपनी लिमिटिंग वैल्यू बेस्ड ऑन डिग्री डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। अगर न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन की डिग्री ज्यादा है तो लिमिटिंग वैल्यू इनफिनाइट होगा, है ना। अगर न्यूमरेटर वाले की डिग्री डिनोमिनेटर वाले की डिग्री से कम है तो उस केस में लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जानी है, और अगर दोनों की डिग्री सेम है तो आपको एक फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, एंड दैट इज नथिंग बट हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट दोनों ही एक्सप्रेशन का पिक करना है, उसका रेशियो लेना है, वही आपका लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो जो मेजर दो फॉर्म्स थे वो मैंने डिस्कस करा दिए हैं। तो अब आप लिमिट का क्वेश्चन ट्राई जरूर कर सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम लोग और भी फॉर्म्स को देखेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो मेजर बातें हैं इस टॉपिक में वो हम लोगों ने कर ली हैं। ओके, एक दो थ्योरम्स हैं, एक दो और बातें हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।